नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमएलटी स्फीयर पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं लैब टेक्नीशियन जॉब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन। साथ में लैब टेक्नीशियन की जितनी वैकेंसी आती है उसका अपडेट दिया जाता है। आज की वीडियो हम बात करेंगे हीमेटोलॉजी के पीवाईक्यू और अदर एमसीक्यू के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे हीमेटोलॉजी का पार्ट 5 होने वाला है। पार्ट 4 तक अपलोड कर चुके हैं, आप हमारे चैनल में विजिट करके आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आए बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि हीमेटोलॉजी के बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है 151 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ विस्टर ग्रीन पिपेट इज। विस्टर ग्रीन पिपेट का लेंथ कितना होता है? देखिए, जो विस्टर ग्रीन पिपेट होता है उसका यूज ईएसआर को मेजर करने के लिए किया जाता है, जो यह बताता है कि आपके ब्लड में सूजन या इन्फेक्शन है या नहीं, इसी को बताने के लिए करते हैं। और इस पिपेट पर मार्किंग कितने से कितने तक होती है? 0 से लेकर 200 mm तक मार्किंग होती है, जिससे हम देख सकते हैं 1 घंटे बाद आरबीसी कितना नीचे सेटल हुआ या सेडिमेंट किया गया है। और जो हमारा जो वेस्टर ग्रीन पिपेट होता है ना, जो हमारा वेस्टर ग्रीन पिपेट होता है, इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है यही पूछ रहा है। तो मार्किंग तो 0 से लेके 200 मिलीमीटर तक होती है, लेकिन जो पूरी लेंथ की बात करें तो पूरी लेंथ होती है हमारा 300 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 152 नंबर क्वेश्चन। हिंज बॉडीज इन रेड सेल आर डेमोन्स्ट्रेबल इन, है ना। हिंज बॉडीज रेड सेल में किस में डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, किस कंडीशन में या किस डिफिशियंसी में? ऑप्शन ए एचबी जे मेरू डिजीज, ऑप्शन बी पायरुवेटेड काइनेज डिफिशियंसी, ऑप्शन सी G6PD डिफिशियंसी, ऑप्शन डी एचबीएच डिजीज। तो हिंज बॉडीज आरबीसी में किस में डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है? G6PD डिफिशियंसी, है ना। इसका जो सही आंसर है ए हमारा। बाकी बात करते हैं कि हिंज बॉडीज आरबीसी में किस रूप में देखे जाते हैं। जो हमारा हिंज बॉडीज होता है, हिंज बॉडीज आरबीसी में किस रूप में देखा जाता है, और पूछा भी गया है किस रूप में देखे जाते हैं, तो डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन के रूप में देखे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जानना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक, जब देखिए ये विशिष्ट रूप में तब बनते हैं जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हीमोग्लोबिन का डीनेचुरेशन होता है। हिंज बॉडीज मुख्य रूप से G6PD डिफिशियंसी में ही दिखते हैं ना। G6PD डिफिशियंसी के कारण क्या होता है कि जो आरबीसी ऑक्सीडेटिव डैमेज सहन नहीं कर पाता, जिससे हीमोग्लोबिन डीनेचर्ड होकर हिंज बॉडीज बना लेता है। इन हिंज बॉडी को सुप्रावाइटल स्टेन से डिटेक्ट किया जाता है। सुप्रावाइटल स्टेन में हमारा कौन कौन आ जाता है? इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग सुप्रावाइटल स्टेन में हमारा क्रिस्टल वायलेट या फिर मिथाइलिन ब्लू आता है ना। पूछा भी जाता है कि सुप्रावाइटल स्टेन इसमें कौन था, तो ये हमारा क्या है, दोनों सुप्रावाइटल स्टेन है ना। सुप्रावाइटल स्टेन से हम लोग हिंज बॉडीज को डिटेक्ट करते हैं। बाकी ऑप्शन की बात करें तो दिया हुआ है एचबीजे मेरू डिजीज, यह एक रेयर हीमोग्लोबिन वेरिएंट है, लेकिन हिंज बॉडी इससे नहीं बनता, इसमें नहीं बनता है। अब नेक्स्ट है पायरुवेटेड काइनेज डिफिशियंसी या एंजाइम डिफिशियंसी आरबीसी। यह क्या है? एक एंजाइम डिफिशियंसी है जो आरबीसी मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, लेकिन हिंज बॉडी इसमें नहीं देखा जाता है ना। पायरुवेटेड काइनेज डिफिशियंसी यह एक एंजाइम डिफिशियंसी है जो आरबीसी मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, लेकिन हिंज बॉडी में ये नहीं देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एचबीएच डिजीज, इसमें आरबीसी में एचबीएच यानी कि हीमोग्लोबिन एच पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, बीटा 4 टेट्रामर्स पाया जाता है, लेकिन ये हिंज बॉडीज नहीं होते, बीटा 4 टेट्रामर होता है। तो इसका जो सही आंसर कौन सा हो गया? G6PD डिफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 153 नंबर क्वेश्चन। विच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड इन वेस्टर ग्रीन्स मेथड? कौन से एंटीकोगुलेंट में वेस्टर ग्रीन मेथड का यूज किया जाता है?
ऑप्शन ए ADTA, ऑप्शन बी हिपैरिन, ऑप्शन सी डबल ऑक्सलेट, ऑप्शन डी 3.8% सोडियम साइट्रेट। विस्टर ग्रीन मेथड में ESR मापने के लिए ब्लड को क्लॉटिंग से बचाना जरूरी है। इसके लिए हम लोग 3.8% सोडियम साइट्रेट का यूज किया जाता है। अब समझो कि खून में क्लॉट क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर क्लॉट बन गया तो RBC नीचे सेटल नहीं हो पाएगा और ESR का सही मापन नहीं हो सकेगा। जो सोडियम साइट्रेट एक ऐसा एंटीकोगुलेंट है जो खून में मौजूद कैल्शियम आयन क्या जो क्लॉट बनाने में हेल्प करता है, इसको क्या करता है, बाइंड करके उनकी एक्टिविटी रोक देता है ना, जिससे हमारा एंटीकोगुलेंट काम करता है और क्लॉट बनता है और RBC हमारा नीचे सेंट्रल डाउन होता है। तो इसका सही आंसर है 3.8% सोडियम साइट्रेट। बाकी ऑप्शन की बात करें तो बाकी ऑप्शन दिया हुआ ADTA, ये भी क्लॉट को रोकता है लेकिन ये RBC को थोड़ा श्रिंक कर देता है, जिससे ESR का सही रिजल्ट इससे नहीं आता है। नेक्स्ट है हिपैरिन। हिपैरिन ज़्यादातर प्लाज्मा टेस्ट में यूज होता है। हिपैरिन ज़्यादातर किस में यूज होता है, हमारा प्लाज्मा टेस्ट में यूज होता है, ESR के लिए नहीं होता है। डबल ऑक्सलेट या पहले कोगुलेशन स्टेज के लिए होता है ना, पुराने ज़माने में कोगुलेशन स्टडीज के लिए हम लोग यूज करते थे, लेकिन ESR के लिए ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 154 नंबर क्वेश्चन, विच फैक्टर अफेक्ट ESR, कौन सा फैक्टर ESR को अफेक्ट करता है ना। ESR अफेक्ट किस किस फैक्टर के कारण हो सकता है। ऑप्शन ए टेम्परेचर के कारण, ऑप्शन बी एक्सेसिव एंटीकोगुलेंट, ऑप्शन सी पोजीशन ऑफ ESR ट्यूब, ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ABC तीनों होगा। देखिए ESR मापने में कई चीज़ें प्रभावित करती है और इनमें हर एक फैक्टर का अपना अपना असर होता है। पहला है टेम्परेचर। अगर ब्लड को ज़्यादा गर्मी मिलती है तो RBC जल्दी से नीचे गिरने लगती है ना, RBC जल्दी से नीचे गिरने लगती है और ESR का परिणाम क्या होता है, हमारा ESR बढ़ जाता है। वही अगर तापमान अगर बहुत कम हो तो RBC धीरे धीरे क्या होगा, अगर तापमान बहुत कम हो तो RBC धीरे धीरे नीचे बैठती है और ESR कम हो सकता है। इसलिए तापमान का कंट्रोल बहुत जरूरी है, तापमान कंट्रोल मात्रा में होना बहुत जरूरी है। तो ये फैक्टर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है एक्सेसिव एंटीकोगुलेंट। देखिए अगर हम एंटीकोगुलेंट की बहुत ज़्यादा मात्रा डालते हैं, जैसे सोडियम साइट्रेट, तो ये RBC की सेल्स को ठीक से काम नहीं करने देता है और यह गलत ESR के परिणाम दे सकता है। इसका मतलब है अगर सही मात्रा में एंटीकोगुलेंट नहीं डाला गया तो ESR का परिणाम सही नहीं आएगा ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी ESR को इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ ESR ट्यूब। ESR ट्यूब को सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्यूब झुकी हुई है तो RBC सही तरीके से नीचे नहीं बैठ पाएगी। जैसे अगर किसी चीज़ को सीधा रखने की कोशिश करे तो वह गिरने में मदद करेगी, लेकिन अगर उसे झुका दे तो ही ठीक से नीचे नहीं जाएगी और परिणाम सही नहीं आएगा। इसलिए जब हम ESR करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ESR ट्यूब हमारा सीधा होना चाहिए। इन सभी फैक्टर्स को ठीक से कंट्रोल किया जाए तो हमारा जो ये तीनों फैक्टर दिया हुआ, अगर इन तीनों फैक्टर को सही से कंट्रोल किया जाए तो ESR हमारा सही परिणाम देगा। जिसका जो सही आंसर हो गया डी ऑल ऑप्शन। समझ गए गाइस। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 155 नंबर क्वेश्चन, इन हीमोग्लोबिन आयरन इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए फेरस फॉर्म में होता है, ऑप्शन बी हीमोसेड्रिन ग्रेन्यूल्स, ऑप्शन सी फेरेटिन मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन डी फेरिक फॉर्म में। हीमोग्लोबिन कौन से फॉर्म में मौजूद होता है, इसका जो सही आंसर है कौन सा है, फेरस फॉर्म में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए हीमोग्लोबिन में आयरन फेरस फॉर्म यहाँ तो दिया, कितनी बार एग्जाम में होता है आपका, ये नहीं लिख के सिर्फ Fe2+, फेरस फॉर्म को Fe2+ यानी इसमें होता है। अब यह सवाल उठता है फेरस फॉर्म में क्यों, फेरिक फॉर्म क्यों नहीं। देखिए जब हम ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हमें ये समझना होता है कि आयरन को किस रूप में होना चाहिए,
ताकि वो ऑक्सीजन से जुड़ सके, है ना। फेरस फॉर्म Fe2+ में आयरन एक इलेक्ट्रॉन खोकर एक खास तरह से जुड़ने के लिए तैयार रहता है, जिससे वह ऑक्सीजन को इफेक्टिवली पकड़ सकता है और उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जा सकता है। ठीक है, तो हमारा फेरस फॉर्म में होता है प्रेजेंट। अब बात करते हैं कि फेरिक फॉर्म क्यों नहीं होगा। देखिए, फेरिक फॉर्म फेरिक फॉर्म मतलब Fe3+, फेरिक फॉर्म Fe3+। जब आयरन इस रूप में होता है तो O2 यानी कि ऑक्सीजन से नहीं जुड़ सकता। इसका मतलब हीमोग्लोबिन में आयरन का रूप फेरिक नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता। अब बाकी दोनों ऑप्शन की बात करते हैं, हीमोसिड्रिन एंड फेरिटिन। देखिए, ये दोनों आयरन के स्टोरेज फॉर्म है। ये दोनों क्या है, आयरन के स्टोरेज फॉर्म से। जो फेरिटिन है, फेरेटिन हमारे शरीर में आयरन स्टोर करता है, आयरन स्टोर करने के लिए काम आता है। और हीमोसिड्रिन जब आयरन अधिक होता है तो उसे जमा करने में मदद करता है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन फेरस फॉर्म में होता है, क्योंकि यही ऑक्सीजन से जुड़ने में सक्षम है। बाकी ये तीनों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझिए, इससे आपको गाइस बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 156 नंबर क्वेश्चन। डैश सेल इज बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, है ना। कौन सा सेल जो होता है बाइकॉन्केव एंड डिस्क शेप्ड एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। बाइकॉन्केव की बात करें तो इस तरह का, है ना। और इसमें नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब नो न्यूक्लियस नहीं होता है। तो देखिए, पहला दिया वो आरबीसी, नॉर्मोब्लास्ट, बोथ ए एंड बी नॉन ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हमारा आरबीसी। आरबीसी को हम बाइकॉन्केव और डिस्क शेप्ड कहते हैं, क्योंकि यह दोनों तरफ से थोड़ी सी चपटी होती है, इधर से भी इधर, दोनों तरफ से। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो देखने हमको तो स्फीयर दिखता है, लेकिन इसको अगर दोनों तरफ से देखा जाए, 3D में देखा जाए तो इस तरह से दिखता है, और दोनों तरफ से क्या होता है हमारा, चपटी होती है। यह शेप आरबीसी को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इफिशिएंटली ट्रांसफर में हेल्प करती है, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। आरबीसी नॉन न्यूक्लियर होती है, मतलब इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात करते हैं कि नॉर्मोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट क्या है? नॉर्मोब्लास्ट एक प्रीकर्सर सेल है। प्रीकर्सर सेल है जो आरबीसी से पहले की अवस्था होती है। नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस होता है जो आरबीसी में नहीं होता है। नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस होता है लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका जो सही आंसर हमारा हो गया आरबीसी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 157 नंबर क्वेश्चन। विच फिजिकल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन सेटलिंग ऑफ आरबीसी ड्यूरिंग ईएसआर एस्टिमेशन? कौन सा फैक्टर हमारा ईएसआर एस्टिमेशन के दौरान आरबीसी इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा विस्कोसिटी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी कंसेंट्रेशन, ऑप्शन सी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ऑप्शन डी प्लेटलेट कंसेंट्रेशन। ईएसआर को मापते समय आरबीसी का नीचे गिरना यानी कि सेटलिंग की प्रोसेस में कुछ फिजिकल फैक्टर्स प्रभाव डालते हैं। उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वो हमारा है प्लाज्मा विस्कोसिटी। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारा इसमें से प्लाज्मा विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी का मतलब है तरल की मोटाई या फिर गाढ़ापन। जब प्लाज्मा की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो आरबीसी नीचे बैठने में दिक्कत होती है, क्योंकि यह धीमा हो जाता है। यानी अगर प्लाज्मा गाढ़ा हो तो आरबीसी धीरे धीरे गिरेगी। इसका जो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर है प्लाज्मा विस्कोसिटी। बाकी ऑप्शन की बात करें, डब्ल्यूबीसी कंसंट्रेशन। डब्ल्यूबीसी की मात्रा सीधे ईएसआर को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि ईएसआर मुख्य रूप से आरबीसी के सेडिमेंटेशन पर निर्भर करता है, ना कि डब्ल्यूबीसी पर ना। ऑप्शन सी है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का असर ईएसआर पर सीधे नहीं होता है। प्लेटलेट कंसंट्रेशन, प्लेटलेट की मात्रा भी सीधे ईएसआर को प्रभावित नहीं करती। ईएसआर की
जो हमारा मेजर करने का मुख्य रूप है वो आरबीसी की संख्या और उनके गुण पर निर्भर करता है, ना कि प्लेटलेट पर। तो इसका जो सही आंसर हमारा है प्लाज्मा विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 158 नंबर क्वेश्चन, विच बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा अफेक्टिंग इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट? ऑप्शन ए अल्बुमिन, ऑप्शन बी लिपिड कंटेंट, ऑप्शन सी फिब्रिनोजेन, ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन। प्लाज्मा के बायोलॉजिकल कंपोनेंट जैसे अल्बुमिन, लिपिड कंटेनेंट और फिब्रिनोजेन सभी ईएसआर को प्रभावित करते हैं ना। अल्बुमिन इसका स्तर ईएसआर को प्रभावित करता है ना, अल्बुमिन ईएसआर को प्रभावित करता है। और लिपिड कंटेनेंट ज़्यादा लिपिड ईएसआर को बढ़ाता है। फिब्रिनोजेन इसका उच्च स्तर ईएसआर को बढ़ाता है क्योंकि आरबीसी को जल्दी नीचे बैठाने में मदद नहीं करता है। इसलिए जो सभी इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑल ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए, बी और सी तीनों हमारा सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 159 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन A2 इज मेड ऑफ। हीमोग्लोबिन A2 किससे बना होता है? ऑप्शन ए अल्फा एंड बीटा चेन, ऑप्शन बी अल्फा एंड डेल्टा चेन, ऑप्शन सी अल्फा एंड डेल्टा चेन। यहाँ ऑप्शन बी में अल्फा एंड इप्सिलॉन चेन है, इप्सिलॉन चेन। ऑप्शन डी अल्फा एंड गामा चेन। तो इसका जो सही आंसर है अल्फा एंड डेल्टा चेन, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। देखिए हीमोग्लोबिन A2 में अल्फा एंड डेल्टा चेन होती है। यह हीमोग्लोबिन का एक माइनर फॉर्म है जो एडल्ट में पाया जाता है। किसमें? एडल्ट में। और इसका नॉर्मल रेज कितना होता है? 2 to 3% होता है इसका नॉर्मल रेज एडल्ट में। और बाकी ऑप्शन की बात करें तो अल्फा एंड बीटा चेन ये किस में होता है? HB यानी हीमोग्लोबिन ए में होता है। और अल्फा एंड गामा चेन हमारा हीमोग्लोबिन एफ में, मतलब फीटस में होता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 160 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग ESR each Rolex contains how many cells? ड्यूरिंग ESR each Rolex contain how many cells? ESR के दौरान Rolex कितने सेल्स को कंटेन करता है? ऑप्शन ए 4 to 8 सेल, ऑप्शन बी 8 to 12 सेल्स, ऑप्शन सी 20 to 25 सेल्स या ऑप्शन डी 30 to 35 सेल। देखिए रोलेक्स फॉर्मेशन को आमतौर पर, जो रोलेक्स फॉर्मेशन होता है उसमें आमतौर पर 8 से 12 आरबीसी होती है। जब आरबीसी एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ढेर सारी बना लेती है तो इसे रोलेक्स कहा जाता है। इस स्थिति में 8 से 12 आरबीसी स्टैक बना लेते हैं, इसको हम लोग रोलेक्स कहा जाता है। तो कितने होते हैं? 8 से 12। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब मिलते हैं आज अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए। इसके बाद हम लोग बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।